हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जिनको की परीक्षाएं देनी हैं, उन पर एक अनावश्यक दबाव और तनाव की स्थिति बनी होगी, जिसे कि नहीं लेना चाहिए। बाकी तनाव और दबाव क्यों बनता है कि पेपर कैसा आएगा, हमारी तैयारी कैसी चल रही है, या फिर परिणाम क्या होगा, सुखद होगा कि दुखद होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर दबाव और तनाव बनते हैं अक्सर। तो उन्हीं को रिलीज़ करने के लिए आज मेरा मन किया कि आप सभी से बातचीत करूं। उसके पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी शुरुआत 1 सब्सक्राइबर से हुई थी और हम अब 3000 से ऊपर लोगों से जुड़ चुके हैं। तो जो लोग शुरू से इस चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार है, और जो लोग नए सिरे से जुड़े हैं, अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उनको लगा कि इस चैनल से जुड़ना चाहिए। वैसे भी हमारा जो पर्पज़ है कि पहले विषय को समझाया जाए, बाद में उसको अपने मन में या भी स्मृति के तौर पर अपने माइंड में रखा जाए। तो इन्हीं दोनों उद्देश्यों के साथ मैं आप सभी से जुड़ा भी हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी मेरे मन में प्रतियोगीपन बचा हुआ है, क्योंकि इतना परीक्षा देने का मौका मिला कि अब लगता है कि जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनसे हमेशा जुड़ा रहना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, जिससे कि आप नई नई चीज़ों से हमेशा परिचित होते रहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे अंदर भी भूख है पढ़ाने की और आप लोगों के माध्यम से कुछ नए चीज़ों को सीखने की और जानने की। आप जानते हैं कि हमारे पास कोई ख़ास टीम नहीं है और सीमित संसाधनों में ही हम अपनी कोशिश करते हैं कि आप सभी को बेहतर से बेहतर मैटर्स उपलब्ध कराएं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से या फिर एकेडमिक के दृष्टिकोण से लाभ पहुँचाएँ। तो भले ही संसाधन कम है, लेकिन जो जुनून है वो कम नहीं है। ठीक है, और उसका जो श्रेय जाता है आप सभी को। ठीक है, तो मैं जो 2-3 पॉइंट्स लाया हुआ था कि अभी फ़िलहाल जो प्रतियोगी छात्र हैं जब तैयारी करते हैं आगामी परीक्षाओं की, तो तैयारी करते समय पुराने पैटर्न्स को ध्यान में रखते हैं कि पिछले साल इस तरीके का पेपर आया था तो इस बार उसी टाइप का पेपर आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर के पैटर्न्स में उसके जो स्टैंडर्ड्स है, उसका स्तर है, उसमें कई बार चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप सारे लोग क्रिकेट से जुड़े होंगे, तो क्रिकेट में आप देखेंगे कई पिच जो होते हैं, कई मैदान जहाँ पे कुछल्ले बल्लेबाज भी अच्छा खासा वहाँ पर बैटिंग करते हैं, और जो बल्लेबाज हैं उनका तो कहना ही नहीं है। लेकिन कई ऐसे मैदान हैं जहाँ पर अच्छे खासे बल्लेबाज नहीं बैटिंग कर पाते हैं, वहाँ कम रन बनता है। तो वही कुछ हमारे परीक्षाओं के साथ भी होते हैं। कई बार पेपर्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी हाई कर दिया जाता है और कई बार बहुत लो कर दिया जाता है, और इन दोनों स्थितियों में परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार लगता है कि मेरिट हाई चली जाएगी, कई बार लगता है कि मेरिट लो चली जाएगी। तो अभी जो हाल फिलहाल में यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था, वो पिछले जितने भी अभी तक टीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें थोड़ा अलग ढंग का पेपर था, उसका स्तर अलग है। तो उसको लेकर प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी सवाल है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा, इस तरीके से। अब तो ऑफिशियल उसकी आंसर की भी आ गई है, तो सारे लोग मिला लिए होंगे सही मायने में कितना सवाल सही हो रहा है। मेरी जानकारी में जो भी पता चला है उसमें मुझे लग रहा है कि 80 से 90 के बीच में जो बच्चे हैं वो सेफ़ जोन में हैं, क्योंकि सीट्स ज़्यादा है। तो इतने बच्चों जिनका इतना सही है उनको खास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग अपने स्तर पे इसका पता करते रहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि अब जब आप परीक्षा देने जाएं तो पुराने पैटर्न्स के साथ साथ नए अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसको समझने के लिए पहले तो आप अपने अंदर एक धैर्य विकसित कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर 125 सवाल है तो 100 सवाल कोई भी परीक्षार्थी आसानी से कर सकता है, लेकिन जैसे ही 20-25 सवाल देखता है तो घबराने लगता है कि पेपर बहुत कठिन आ गया है, अब तो मेरा सब जितना भी मैंने तैयारी किया था सब एकदम से फालतू निकल गया। तो ऐसी बात नहीं सोचना है। धैर्य से पहले प्रश्न पत्र को देखना है
आप इस तरीके की तैयारी करिए कि आपको पेपर का लेवल पता चलते ही लग जाए कि ये कठिन है, और वहाँ अपना धैर्य से पेपर को हल करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदेमंद होगा। वरना घबराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल गलत होने लगेंगे और आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। तो पहला मेरा जो गुरु मंत्र था, मेरा जो बात करने का मन हुआ कि मैं बहुत सारा कमेंट्स पढ़ रहा था। कई लोगों ने पैटर्न्स को लेकर सवाल उठाया, कई लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि इतना दिन से हम पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। तो ये तो सही बात है, हर प्रतियोगी छात्र चाहता है कि जो भी क्वेश्चन पढ़े और तुरंत याद हो जाए। लेकिन हमारा दिमाग भी बहुत चालाक है, वो तभी याद करता है जब उसको लगता है। तो कैसे याद किया जाए? बचपन के दिनों में कई लोग अपने दिमाग को तेज करने के लिए शंखपुष्पी नाम की एक दवा आती थी, उसको खाते थे और चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर वो दवा सच में बहुत कारगर होती तो आज कंपटीशन और हाई हो जाता। सारे लोग शंखपुष्पी पी के जाते और दिक्कतें उतना ही रहती जितने कि अभी हैं। ठीक है, तो याद कैसे होगा? उसके लिए आपको एक माइंडसेट बनाना होगा और लिखते रहना पड़ेगा और दिमाग में अपने हमेशा रिमाइंड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो हमारी स्मृति का ही परीक्षा लेने वाला बनाया गया है। तो कैसे याद होगा? उसको धीरे धीरे आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट बहुत कई बार अच्छा होता है और कई बार बहुत ख़तरनाक साबित हो जाता है। तो इसलिए आप लिख लिख कर चीज़ों को याद कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि कई परीक्षार्थियों को थोड़ा सा चैनल्स पे जो मैटर्स अपलोडेड हैं तो उनको ध्यान ये मन में आता है कि ये मेरे लिए है कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ डीएसएसबी की तैयारी करने वाले जुड़े हुए हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी, यूपी हायर एजुकेशन, यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करने वाले बच्चे जुड़े हैं। अभी हाल फिलहाल में जो जेएनयू डीयू बीएचयू के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे जुड़े हैं, और हमारे जो बीए और एमए के बच्चे जुड़े हैं वो तो पहले से ही जुड़े हैं। तो उनको लगता है कि ये मैटर मेरे लिए है कि दूसरे परीक्षाओं के लिए। तो एक चीज़ अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि मैं मतलब अभी कोई ख़ास प्रोफेशनली टीचर यूट्यूब का नहीं हूँ। ये मेरा शौक़ है और मैं आप लोगों से जुड़कर कुछ पढ़ाना चाहता था, आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो फ्री एकदम फ्रंट, कई बार फ्री की चीज़ों को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन फ्री की चीज़ों का सही सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो खैर मुझे बस पढ़ाने का शौक़ है, इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ और इतनी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं शामिल हुआ हूँ उनके अनुभवों के आधार पर। आप यकीन नहीं करेंगे, बीटीसी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें आप डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता संबंधी जितने एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी हायर एजुकेशन और जितने भी अलग तरीके के स्टेट्स के एग्ज़ाम हुए हैं, खासतौर से जो हिंदी पट्टी, सब में ईश्वर की कृपा से बैठने का मौका मिला है। कुछ में चयन हुआ, ठीक है, कुछ में नहीं हुआ, और फिलहाल व्यक्ति एक ही जगह काम करेगा तो वहाँ पर है। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आप सभी से जुड़ना चाहता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस टॉपिक्स को बताना चाहिए बच्चों को, या फिर जो भी प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है, तब मैं एक वीडियो बना देता हूँ। फिलहाल उसमें निरंतरता लाने का प्रयास है कि टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो सबको पढ़ना है। उसमें ये कोई नहीं कहेगा कि मेरी परीक्षा में नहीं आएगा। 70 से 75% तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही रहता है। कहीं व्याकरण कम हो जाता है, कहीं व्याकरण ज़्यादा हो जाता है, यही अंतर है। बाकी सबको एक ही तरह का पढ़ना है। कुछ परीक्षाओं में संस्कृत साहित्य भी पढ़ना है, तो उस पर भी अलग से हमने विचार किया हुआ है। तो चैनल्स पे बहुत सारे मैटर अपलोडेड हैं, बस उसको आपको अपने अनुसार यूज करना है। अब पैटर्न हर परीक्षा का धीरे धीरे बदलने लगा है। पहले जैसे एमए एंट्रेंसेज होते थे तो नॉर्मल सवाल पूछे जाते थे कि फलां की किसकी रचना है, किस भाषा में लिखी गई है, कितने भागों में है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर सवाल पूछने जाने लगे हैं, पंक्तियाँ पूछी जाने लगी हैं टेक्स्ट पर आधारित जो हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सहायक सामग्रियाँ, जैसे वस्तुनिष्ठ हिंदी किताबों के बारे में मैंने चर्चा किया था कि 2 बेहतरीन किताबें हैं, तो उनको पढ़िए। बाकी जो आपने अपने बीए स्तर पे या फिर एमए के स्तर पर जो भी टेक्स्ट पढ़ा उसको ज़रूर एक बार रिकॉल करिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी काम में आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और जो मेरे पढ़ाने का जो पर्पज़ है कि चीज़ों को पहले समझिए फिर याद करिए, क्योंकि आपने देखा होगा चैनल पे कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास 2 दृष्टिकोण से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ।
एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, उसकी व्याख्या किया हुआ है ताकि आप सही से कैसे अध्ययन करें। दूसरा कि अगर आपके पास कम समय है, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। किसी से भी पूछिए तो बोलता है कि टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो ये तो इसको तो ख़रीदा भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी मैंने एक क्विक हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज बनाया हुआ था, जिसे आप देख सकते हैं। भाषा विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, सामान्य हिंदी से संबंधित चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक है, हालांकि समय समय पर मैं अपडेट भी करता रहूँगा। अगर कोई टॉपिक्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो पर्पज़ ये है कि पहले समझिए फिर याद करिए, क्योंकि अगर आप समझ गए तो एक बेहतर तरीके से आप उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कई बच्चों का कमेंट्स आया कि वो पीएचडी के टॉपिक्स को लेकर कि टॉपिक्स बताइए। तो जैसे पीएचडी आप करने जाते हैं तो आपका एक इंटरेस्ट होता है कि किस एरिया में करना है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में करना है, कि कविता के क्षेत्र में करना है, कि कथा साहित्य में करना है, कि नाटक के क्षेत्र में करना है। अब तो हिंदी में सिनेमा को भी जोड़ लिया गया है, कई लोग सिनेमा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, पत्रकारिता का भी क्षेत्र आ गया है। तो क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और तमाम विमर्शों को लेकर भी लोग रिसर्च करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। कई बार क्या होता है कि लोग पीएचडी का टॉपिक निर्धारित कर लेते हैं और काफ़ी कठिन टॉपिक भी निर्धारित कर लेते हैं और लगता है कि अन्य जो भी प्रतियोगी हैं उनसे अलग टॉपिक रहेगा तो अच्छा रहेगा, उनका जल्दी से एडमिशन होगा। लेकिन एडमिशन हो जाता है, सब हो जाता है, आपका सिनॉप्सिस भी पास हो जाता है, लेकिन उस पर मैटर नहीं मिलता है, तब दिक्कत होने लगती है। मैटर मिलने का मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक चुनिए जिसमें कि आपका खुद इंटरेस्ट हो। तो समय समय पे अगर कोई नई रचना आ रही है तो उसको देखिए, या फिर नया विमर्श जो शुरू हो गया है उसको देखिए। ठीक है, तो जिसमें इंटरेस्ट है उसी में देखने की कोशिश कीजिए। और बाकी अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो जब आपको समय मिले तो 24 घंटे में ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं लगातार वीडियो अपलोडेड कर रहा हूँ और क्योंकि परीक्षा आने वाली है तो सोच रहे हैं कि जितना जितना मैटर्स आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जब भी समय मिले तो ज़रूर देखिए उसको। और अपनी पढ़ाई करते समय ऑब्जेक्टिव किताबों को तो पढ़िए ही, बाकी जो टेक्स्ट की किताबें हैं उनको भी जब समय मिले तो एक नज़र ज़रूर दौड़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि कई बार जिसको हम हल्के में लेते हैं वही परीक्षा में आ जाता है तो दिक्कत होने लगती है। और जहाँ से भी कोई नॉलेज मिले तुरंत उसको गेन करने की कोशिश कीजिए, अपने पास रखने की कोशिश करिए। एक मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय 2 पत्रकारों को मैं हमेशा फॉलो करता था, एक रवीश कुमार और दूसरा विनोद दुआ। तो एक दिन मैं विनोद दुआ का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसी समय मैं एक इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहा था हरियाणा लोक सेवा आयोग की। तो जब विनोद दुआ का एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक पंक्ति का उल्लेख किया कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसे ही अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस पंक्ति से उन्होंने किया और कहा कि किसी कवि ने अपने देश के बारे में ये पंक्ति लिखी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये गिरजा कुमार माथुर ने लिखा था। ठीक है, तो इसी को मैंने नोट कर लिया और संयोग से जब मैं इंटरव्यू देने गया तो सामने वाला एक्सपर्ट पहले तो मुझसे कहा कि आप गाना सुनते हैं, तो मैंने कहा कि जी सर। और मन में एक सवाल आया कि गाना तो बहुत सारा है, अब कौन सा गाना पूछे गए, समझ में नहीं आ रहा था। तो सबको थोड़ा सा मन में आता है प्रश्न, वैसे ही मेरे मन में आया। तो उन्होंने कहा कि ये गाना है आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। कई बार क्या होता है एक्सपर्ट्स भूमिका बनाने लगते हैं। तो मैंने बोला जी सर पूछिए। तो उन्होंने कहा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, किसने लिखा है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैं इसको पढ़ा था और वही हमसे सवाल पूछ लिया गया। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से मैंने कहा कि गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर। अब देखिए हिंदी के इंटरव्यू में अंग्रेजी में उन्होंने हमसे बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला यस सर, क्योंकि मेरी भी अंग्रेजी इतनी कमज़ोर नहीं थी। तो कहने का मतलब यही था कि किसी भी चीज़ को आपको छोटा बड़ा नहीं मानना है और उसको फालतू में नहीं लेना है। हो सकता है कि वही कभी आपको काम में आ जाए। तो अब तक जितनी किताबें आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको तो आप देखते रहिए, लेकिन टेक्स्ट को भी पढ़ते रहिए। ये आज का गुरु मंत्र था और एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और पुराने लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि अभी भी वो हमारे साथ जुड़े हैं। पुराने लोगों पर एक जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ
कि अन्य लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें, इस चैनल्स के बारे में बताएं, विश्वास बढ़ाएं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बाकी जो नए लोग आए हैं वो जितनी भी वीडियोज डली उस पर पड़ी हुई हैं उन वीडियोज को देखें और प्रतिक्रिया भी दें, कमेंट्स भी करें कि कैसा लग रहा है और फिर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप सब हैं तभी हम हैं और हमें भी पढ़ाने का मन है और आपका पढ़ने का मन है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जितने लोग जुड़े हैं वो अपने जीवन में सफल हों, जो चाहते हैं वो सब कंप्लीट हो उनका और अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएँ, क्योंकि ये 4 दिन की ज़िंदगी है, बाकी तो सब ऐसे ही है। और अभी आप नौकरी के लिए परेशान हैं, फिर नौकरी मिल जाएगी तो छुट्टी के लिए परेशान होंगे, तो बहुत आगे दिक्कतें हैं। इसी तरीके से लोग अपने कामों को कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज की बहुत जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आ गई होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।